अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी रॉक्स। मैं इस वक्त किला रोहतास के मगरबी दरवाज़े सोहल गेट के ऐन सामने खड़ा हूँ। सोहल दरवाज़े की अहमियत कई लिहाज से है। एक तो ये कि ये किला रोहतास का मगरबी समत का मरकज़ी दरवाज़ा है। एक तरफ ख़ास खानी दरवाज़ा जो किसी ज़माने में यूटी रोड पर खुला करता था उस वक्त शेर शाह सूरी के दौर में, और दूसरा इसके बिल मुकाबिल सोहल दरवाज़ा। एक तो इसको सोहेल दरवाज़ा भी कहा जाता है और सोहल दरवाज़ा भी कहते हैं। सोहेल शाह गाज़ी का मकबरा इसके अंदर मौजूद है और इसी मुनासबत से इस दरवाज़े को सोहल दरवाज़ा कहा जाता है। पहले मैं आपको इस दरवाज़े का स्ट्रक्चर पूरा दिखा दूँ। बड़ा अज़ीमुश्शान और आलीशान दरवाज़ा ये है। और किला रोहतास जितना बड़ा किला है उसके पेश नज़र इस दरवाज़े की जो मतलब जहो जलाल है, वो लगता है कि ये वाकई किसी बड़े किले का दरवाज़ा है। दूसरी अहमियत इस दरवाज़े की ये है कि गखड़ सुल्तान सारंग खान को जब सलीम शाह सूरी के मुकाबले में शिकस्त हुई अपना मनक्याला स्टूपा के पास होने वाली जंग में, और जिसकी खबर रवात फोर्ट या रवात सराय के अंदर मौजूद है, तो कहा यह जाता है कि उसे गिरफ्तार करके और रोहतास किले में ही लाया गया था और उसकी खाल खींचकर उसकी लाश को इसी दरवाजे पर लटकाया गया था, ये जो आपको नज़र आ रहा है। मैं आज कोई 2 साल के बाद जा रहा हूँ टिल्ला जोगियाँ, और आज मैं वो रास्ता उस रास्ते से तो नहीं जाऊँगा जिस रास्ते से पिछली बार गया था, यानी भेड़ के रास्ते से पैदल सफ़र करते हुए, बल्कि आज मैं जो टिल्ला जोगियाँ का जीपेबल ट्रैक है उस पर जो है वो जा रहा हूँ। जीप तो हमारे पास नहीं है, हम तो खैर मोटरसाइकिल पर हैं, और मेरे साथ जो है वो मर्द मुजाहिद जो आज जिन्होंने मुझे टिल्ला जोगियाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है, वो है जनाब मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली मेरे साथ हैं, ये खलाई सूट पहनकर माशाल्लाह तैयार हैं। ज़रा शक्ल इधर करें ना सूरज की तरफ, ताकि पता चले कि ये मोहम्मद अली है। अच्छा, मोहम्मद अली जो है वो मैं जब पिछले दिनों सिंध गया तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि जी आप मोहम्मद अली को साथ नहीं लाए। मैंने उनसे माजरत भी की, मैंने कहा मोहम्मद अली को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम थे, ये असल में कुछ मनसूबाबंदी में मसरूफ़ थे, तो इस वजह से मेरे साथ नहीं जा सके। लेकिन आज टिल्ला जोगिया में मेरे साथ जा रहे हैं। एक्सप्लोर विद अली भाई इनका जो है वो यूट्यूब चैनल है, और मेरी अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं और इन्हें इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। दूसरी जो चीज़ मैं सोहल दरवाजे पर रुक कर आपको दिखाना चाह रहा था, असल मेरा तो टिल्ला जोगियाँ का है। कोशिश करूँगा कि मैं वो पथरीला रास्ता भी आपको दिखा सकूँ जिस पथरीले रास्ते पर हमने अपनी बाइक दौड़ानी है, ये चलानी है, ये चढ़ानी है। ये कब्रिस्तान है एक छोटा सा सोहल दरवाजे के बाहर बना हुआ। अब तो खैर इसमें कुछ नई कब्रों का भी इजाफा हो गया है, लेकिन मैं आपको एक कब्र बतौर ख़ास दिखाने के लिए लाया हूँ, जो कुछ अरसा पहले गखड़ों ने ज़ाहिर पोठवार के मालकान रहे हैं जी, और उनकी शान में जो है वो हम कोई गलत जो है वो लफ्ज़ नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने कुछ अरसा पहले एक कब्र एक कब्र का जिक्र करते करते ये पत्थरों के कुछ ढेर मुझे और नज़र आ गए हैं। मैं पहले ये ढेर दिखा दूँ। ये जो आपको ये जाली में जो कब्र नज़र आ रही है जंगले के अंदर, पहले ये भी इसी तरह की पत्थरों की कब्र हुआ करती थी, और ये 3 कब्रें थी, लेकिन अब वो 3 कब्रें तो अल्लाह जाने कहाँ चली गई, लेकिन ये एक कब्र बाकी रह गई है। और इस कब्र को बना संवार कर बाकायदा जो है वो बोर्ड लगाया गया है इस पर, और इस पर जनाब लिखा हुआ है आखिरी आराम का सुल्तान राजा हिम्मत खान गखड़ खलफुर रशीद सुल्तान राजा अशरफ खान गखड़ वाली परगना रोहतास चीफ ऑफ गखड़ बोग्याल, तारीख वफात जून 1767, अंदर को रोहतास, आखिरी आराम का सोहेल दरवाज़ा। मैं यहाँ इन सुल्तान राजा हिम्मत खान गखड़ के बारे में ये बता दूँ कि जो गखड़ों के आखिरी सुल्तान थे, सुल्तान मुकर्रब खान, जब 1765 में गुजर सिंह भंगी के मुकाबले पर उन्हें गुजरात में शिकस्त हुई, तो उनकी जो मौत या शहादत के बारे में जो 3 रिवायात दर्ज की गई हैं, उनमें से एक रिवायत में सुल्तान राजा हिम्मत खान गखड़ का नाम भी शामिल है। रावल राज एक किताब है पोठहार के बारे में, उसके मुसन्निफ हैं सज्जाद अजहर साहब, मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मौलफ भी हैं, मौरख भी हैं। उन्होंने अपने मजमून में 3 वजूहात का जिक्र किया है, 3 रवायात बयान की हैं
एक रवायत तो ये है कि सुल्तान मुकर्रम खान गक्कड़ अपने हाथी समेत पलकू नाले में बह गए, यानी गुजरात के करीब जंग हुई थी और वापस आते हुए वो वहाँ बह गए। दूसरी रवायत उन्होंने दर्ज की कि वो किसी न किसी तरह जख्मी हालत में किला फरवाला तक पहुंच गए थे, लेकिन दरियाए समा पार नहीं कर सके और इसी किनारे पर उनकी शहादत हो गई और उनका मकबरा भी इसी किनारे पर मौजूद है, बाग जोगियों के मकाम पर। सजाद अजहर साहब ने जो तीसरी रवायत लिखी है वो ये लिखी है कि ये सुल्तान राजा हिम्मत खान गक्कड़, ये यहाँ तो खैर चीफ ऑफ गक्कड़ बोग्याल लिखा हुआ है, ये रहने वाले हैं डोमेली के। उस वक्त ये सरदार थे, यानी 1765 में, अपनी वफात से 2 साल पहले। इन्होंने जख्मी सुल्तान मुकर्रम खान को धोखे से रोहतास फोर्ट में रखा अपने पास और एक ऐसे कुएं में धक्का दे दिया जो अंदर से मतलब पानी नहीं था उसमें, और उसके बाद मिट्टी भरकर और पत्थर भरकर उसे बराबर कर दिया गया। यानी सुल्तान मुकर्रम खान की शहादत में सुल्तान राजा हिम्मत खान गक्कड़ का नाम भी आता है। तो मुझे वैसे हैरत हुई कि गक्कड़ों को ये इन 3 पत्थरों के ढेर में से ये कब्र कैसे मिल गई और कैसे पता चला कि ये सुल्तान राजा हिम्मत खान गक्कड़ की कब्र है, और सारा कुछ उन्होंने लिखा है तो सुल्तान मुकर्रम खान का हवाला क्यों नहीं दिया? क्योंकि सजाद अज़हर साहब ने और दूसरे मवर्रिखीन ने ये लिखा है कि सुल्तान मुकर्रम खान की शहादत में सुल्तान राजा हिम्मत खान गक्कड़ का हाथ भी था। लेकिन इस ब्लॉग में मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं ये आपको कब्रिस्तान दिखाऊं, चूँकि रास्ते में पड़ता है जाते हुए टिल्ला जोगियाँ के। सफ़र हमारा टिल्ला जोगियाँ का है। कुछ ज़ाहिर है वहाँ जाकर भी बोलना है, 2 साल बाद जा रहा हूँ, देखता हूँ जाके कि टिल्ला जोगियाँ की सूरत हाल क्या है। ये मतलब इस सड़क है, तो मैंने कहा चलते चलते आपको न सिर्फ कब्रिस्तान दिखा दूँ बल्कि सोहल दरवाजे की जो ताज़ा तरीन अहमियत उजागर की गई है उसके बारे में भी आपको बता दूँ। जब मैं भेड़ की तरफ से आया था पिछली बार, तो मुझे चढ़ने में तकरीबन 3 घंटे लगे थे पैदल, और इस दफ़ा हम बाइक पर आए हैं। जब किला रोहतास से निकले थे तो तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था, और 1.5 घंटे, 12 बज रहे हैं इस वक्त दोपहर के, और 1.5 घंटे में हम अभी टिल्ला जोगियाँ पहुंच नहीं सके। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है चोटी, ये टिल्ला जोगियों की चोटी है। लेकिन एक चीज़ देखकर जो है वो खुशी हुई, अच्छा लगा। ये रास्ता पहले बहुत ख़राब था, अभी कोई इतना अच्छा नहीं है, कोई आइडियल रास्ता नहीं है जिसे आप कह सकें। लेकिन पिछले दिनों कुछ यात्री, सिख यात्री आए हुए थे पाकिस्तान के दौरे पर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जेलम वाले उन्हें लेकर टिल्ला जोगियाँ आए थे, क्योंकि ऊपर जो बाबा गुरु नानक की एक यादगार बनाई हुई है जहाँ उन्होंने बैठकर चिल्ला काटा था। आमतौर पर सिख उसकी हाज़िरी के लिए आते हैं, तो उनकी वजह से ये जो कच्चा रास्ता है, यानी जी फेवल जो ट्रैक है, इसको बहुत सारी जगहों से इन्होंने दुरुस्त किया है, सही किया है, और अब सफ़र खासा आसान हो गया है। मोटरसाइकिल पर भी लगभग 2 घंटे का सफ़र है। अभी मज़ीद आधा घंटा लगेगा हमें ऊपर पहुँचने। मैं एक मोड़ पर खड़ा हूँ, वरना तो मुझे मोहम्मद अली ने कहा था कि आपको कई जगहों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पत्थर लगे हुए हैं नीचे आपका नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और इन पर जो है वो बाइक चढ़ती नहीं है 2 बंदे बिठा के। लेकिन ये चूँकि मिट्टी है और अच्छी खासी भुरभुरी मिट्टी है, मतलब इस पत्थर से नहीं चढ़ा जा सकता था, तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं उतरा हूँ पिछले सफ़र में। अभी हमारा सफ़र आधे घंटे का बाकी है, और बाकी बातें ऊपर पहुँच कर आपसे होती हैं। लेकिन बहरहाल रास्ता अच्छा खासा ठीक किया जा चुका है, और अगर कोशिश की जाए तो ये बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है। शर्त यह कि हमारी नीयत इसे ठीक करने की हो, और हम वाकई टिल्ला जोगियाँ को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतर रास्ता बहुत ज़रूरी है। रास्ता वैसे सुनसान है, जो गुजार कर रहे हैं, दोनों तरफ घना जंगल है, और मेरा ख्याल है कि गिनती के 1 या 2 बंदे हमें रास्ते में मिले हैं जो हमें क्रॉस कर रहे थे, यानी हम उधर से आ रहे थे और वो इधर से जा रहे थे। तो आना जाना लोगों का बहुत कम है, रास्ता वीरान है लेकिन पहले से बेहतर है। हमें 2 घंटे लगे हैं जी यहाँ पहुँचने में, वीरान समाधियों और खामोश खानकाहों और सुनसान इस नेशनल पार्क टिल्ला जोगियाँ पहुँचने में। जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी, जोगियों का आना जाना था, वो कहते हैं कि उनकी गागरों की आवाज़ें और उन्होंने जो मालाएं पहनी होती थी, उनकी खनखनाहट,
यहाँ हर वक्त सुनाई देती थी। लेकिन अब मालाओं की खनखनाहट तो नहीं है, हवा की सनसनाहट ज़रूर है। और मज़े की बात यह है कि आज इस टिल्ला जोगियाँ पर मैं और मोहम्मद अली दोनों अकेले हैं। मतलब अभी तक हमें यहाँ कोई शख्स नज़र नहीं आया अंदर आते हुए, और महसूस ये हो रहा है कि जो सियाह यहाँ आते हैं आज शायद वो भी नहीं है। ये मैं जो गुज़रा हूँ ये लिखा हुआ टिल्ला जोगियाँ नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क मुझे पहले से ज़्यादा वीरान और उजड़ा हुआ लग रहा है। 2 साल में ये तब्दीली आई है कि चले सड़क तो बहरहाल ठीक हो गई, लेकिन ये मज़ीद उजड़ गया है टिल्ला जोगिया। ये सामने सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी है वो ये तालाब है। ये आपको दूर से मीनार उसके नज़र आ रहे होंगे तालाब के। ये कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ बादशाह भी आए, राजा महाराजा भी आए, मोहब्बत के मारे हुए भी आए, जोगी भी आए और सन्यासी भी आए, भगत भी आए। टिल्ला जोगिया को यह एजाज़ हासिल है कि इसने हर तरह के लोगों की मेज़बानी की। मुगलिया तर्ज़ तामीर मीनार 2 बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। ये वो तारीख़ी तालाब है जिसे अकबर आज़म ने बनाया था। कहते हैं कि मुग़लों का तीसरा शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर माथे पर तिलक लगाए और बाद रवायात में है कि नंगे पाँव यहाँ जोगियों की खिदमत में हाजिर हुआ और जो है वो उसने जोगियों को ताज़ीम दी या माथा टेका या जो है वो उनसे मुलाकात की, आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो यहाँ की यात्रा के लिए आया। और चलते चलते उसने जोगियों से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो कहा यह जाता है कि जोगियों ने यही कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, लिहाजा कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें कि हमें पानी मिल जाए। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, टिल्ला जोगियाँ वो जगह है जहाँ सिख मज़हब के जो बानी हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने भी चिल्ला काटा। और कहा यह जाता है कि पानी उस दौर में भी यहाँ नहीं था, यानी ये आपके 16वीं सदी के शुरू की बात, यानी 1515, 18, 20 इसके लगभग उन्होंने यहाँ चिल्ला काटा। और बाद में रंजीत सिंह ने उसकी यादगार एक बनवाई, वो यादगार जो है वो यहाँ मौजूद है। तो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी स्नान करने के लिए नीचे भेट गांव में जाया करते थे, जहाँ का रास्ता आज भी पैदल है, यानी वहाँ से आप सिर्फ पैदल ऊपर आ सकते हैं। मोटरसाइकिल या जीप आने का रास्ता उस तरफ से नहीं है, बल्कि रोहतास किले के सुहल दरवाजे की तरफ से है, जिस तरफ से हम आए हैं। तो अकबर आज़म ने उन यात्रियों की फरमाइश पर ये तालाब बनवाया था। ये इसकी कुछ सफाई सुथराई लग रही है मुझे हुई है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने जिक्र किया था कि कुछ यात्री यहाँ आए हुए थे। मेरा ख्याल है कि उनके आने की वजह से इसकी ये कुछ ज़मीन कुछ साफ़ की गई है। कुछ टायरों के निशान मुझे नज़र आ रहे हैं कि किसी चीज़ से मट्टी हटाई गई है, वरना ये बाकी चीज़ें वही हैं जो 2 साल पहले थी, बल्कि मज़ीद अबतरी पैदा हो गई है, मज़ीद बदहाली आ गई है 2 साल पहले की निस्बत। तालाब वही है, लेकिन कुछ और उखड़ गया है। मतलब इसकी जो चुनाई है, ये बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों से को तराश कर उससे ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी। अच्छा खासा गहरा तालाब है। ये पत्थर जो तराशे गए थे, इनके ऊपर बाकायदा प्लास्टर किया गया था, और ये पत्थर जो है वो उस वक्त इतने गिरे हुए नहीं थे जितने अब गिरे हुए हैं। ये खो भी आपको नज़र आ रही होगी इन पत्थरों के गिरने की वजह से जो बनी। ठीक है, सफाई सुथराई कर दी गई, लेकिन मुरम्मत के नाम पर कुछ नहीं किया गया। और ये वो नाली है, इसके पीछे 2 और तालाब हैं जहाँ से पानी बाकायदा साफ़ होकर यहाँ आया करता था। ये वो नाली है। तो और कुछ नहीं किया गया, बस ये किया गया कि जी उसे रास्ता बेहतर बना दिया गया और इसकी कुछ सफाई सुथराई कर दी गई। बाकी और अल्लाह के फजल करम से हमें
किसी चीज़ की कोई तौफीक नहीं हुई कि हम उसे ठीक कर सके। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, मज़ीद आपको इसकी क्या तफसील बताऊँ। सिर्फ यही दो जो है वो चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं वही देखने के काबिल है। बाकी वीरान सुनसान, हाँ, हम दो बंदों के अलावा और कोई बंदा भी यहाँ मौजूद नहीं आज। बहुत अजीब सा लग रहा है। सन्नाटा, उस ये सन्नाटा उस जगह का है जहाँ कभी रौनकें हुआ करती थी, मेले लगा करते थे, त्यौहार मनाए जाते थे और लोगों का आना जाना हर वक्त रहता था। वो जगह यकायक सुनसान हो गई और इसमें किसी का कसूर नहीं। इसमें आप कह सकते हैं कि तक़सीम का कसूर है कि तक़सीम हुई और जोगी यहाँ से उतरे। पहले भी उतरा करते थे लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए उतरा करते थे, लेकिन जब 1947 में जोगी यहाँ से उतरे तो फिर वो लौट कर नहीं आए। नीचे भेट गांव में इन जोगियों की बाकायदा ज़मीनें थीं और वो जब यहाँ से जाने लगे यानी 1947 में, तो वो जो मुकामी लोग हैं वो तो ये कहते हैं जी कि वो हमें तोहफे में दे गए थे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो ज़मीनें चूँकि लावारिस रह गई थी, लिहाजा यहाँ के मुकामी जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया और अब वो उनकी मिल्कियत है। ना हुकूमत ने उनसे पलट कर पूछा कि तुम्हारे पास ये ज़मीनें कहाँ से आईं, और ना उन्होंने उन ज़मीनों को छोड़ने की कोई ज़हमत गवारा की। ये वीरान तालाब का बाहर का नज़ारा। ये सामने समाधियों वाला हिस्सा है, यहाँ भी मैं आपको ले चल दूँगा। पहले ज़रा इस तालाब के गिर्द जो है वो एक चक्कर काट लें। 2 साल के बाद आपको एक नज़ारा करवा दूँ और उन समाधियों का जिनमें कभी तो यहाँ के जोगियों की अस्थियाँ रखी होती थी, लेकिन बाद में हम मुसलमानों ने उन समाधियों को उखाड़ फेंका ख़जाने की तलाश में। ये सामने जो है वो आपको एक जो नज़र आ रहा है गुंबद सा बना हुआ, ये बुनियादी तौर पर एक समाधि थी। ये मीनार की वो अपना तालाब का बैरूनी हिस्सा, इसकी बैरूनी दीवार उसके साथ साथ चल रहा हूँ। ये जनाब समाधि जो अब उखड़ गई हुई है, खस्ता हालत में है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही हैं यहाँ भी यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ होगा कभी। ये पत्थर तो खैर बाद में लगाए गए हैं, लेकिन ये दरख्त बहुत पुराना है। ये इसी तरह ये सामने जो है वो आपको एक और मंदिर टाइप की समाधि नज़र आ रही होगी। ये भी सुनसान पड़ी है, वीरान पड़ी है, पत्थर भी इसके बहुत सी जगहों से निकल गए हैं, बहुत सी जगहों से जो है वो ख़राब हो गए हैं, उखड़ गए हैं। ये रास्ते कभी इन रास्तों पर यहाँ रहने वाले चला करते थे, अब इन पर कभी कभी मवेशी आ जाते हैं, क्योंकि हमें रास्ते में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिली वो मवेशी ही मिले। ये दरख्त भी अब इन समाधियों की दीवारें फाड़ कर या चीर कर निकल आए हैं ऊपर। दरवाजे की हालत अब देख लें, महराब बिल्कुल टूट गई है। छोटे छोटे पत्थर हैं जिनको तराश कर जो है वो महराब बनाई गई थी। ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। अंदरूनी हिस्से में भी जो है वो भैंस का गोबर और गंदगी, यही सब चीज़ें हैं। ज़ाहिर है जब ठंड होती है तो जानवरों को अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है या वो खुद आ जाते हैं। जगह जगह दरारें पड़ गई हुई हैं दीवारों में, ये दरख्त की जड़ें निकल आई हुई हैं। तो मुझे लगता यही है कि मज़ीद 2 साल के बाद अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी और मैं यहाँ आया, मुमकिन है कि दरख्त इसकी दीवारों को बिल्कुल तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाए और फिर ये समाधि भी उन दूसरी समाधियों की तरह माजी का किस्सा बन जाए जो अब मौजूद नहीं है। ये दूसरी समाधि, इस पर भी दरख्त उगे हुए हैं और इन दरख्तों ने इसकी दीवारों को भी चीर फाड़ दिया है। ये इसके अंदर भी वही सब कुछ है जो मैं आपको वहाँ दिखा कर लाया हूँ। देखें ये दरख्त ये दीवार को चीरता हुआ निकला है और अब इसकी छत पर उगाया है। और ये जगह जगह जो ये प्लस्तर उखड़ गया हुआ है, नीचे से पत्थर निकल आए हैं। और ये जनाब इसका ये हाल है अंदर से, वही जो पहली वाली समाधि में मैंने दिखाया है। ये वीरान ताक जिनमें कभी चिराग जलाए जाते थे,
दिए रखे जाते थे, रोशनी होती थी, और ये उसका बोसीदा गुम्बद। टिल्ला जोगिया में बताने को कुछ नहीं है, मतलब दिखाने को कुछ नहीं है, सिर्फ इसका नोहा पढ़ा जा सकता है टिल्ला जोगिया का। टिल्ला का एक सरसरी सा विजिट करते हैं, इसके लिए कि पूरी तफसील मैं आपको, मेरा ख्याल है इसके 3 हिस्से थे जिसमें मैंने आपको इसकी पूरी तफसील टिल्ला की बताई थी। आज एक नए रास्ते से जा रहे हैं, पिछली दफ़ा तो अलग अलग हिस्से थे इसके और रास्ता पुराना था, नए रास्ते से चले हैं। ये आपको उखड़े हुए पत्थर नज़र आ रहे होंगे, बस यही रह गया है टिल्ला की यादगारें। बाकी टिल्ला ख़त्म हो गया, टूटी दीवारें, खंडर, वीरान, दरख्तों के झुंड जो हवा से जब हिलते हैं तो अजीब सी सनसनाहट पैदा होती है। ये एक इमारत पुरानी आपको नज़र आ रही होगी, कोई कमरा था शायद, दरमियान में एक चबूतरा भी बना हुआ है, लेकिन चबूतरा भी ख़त्म हो गया और कमरा भी टूट गया। इस तरह के पुरपेज रास्ते बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये इस तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर टिल्ला जोगियों की एक मुख्तसर सी तारीख लिखी हुई है कि जेलम का एक खूबसूरत तारीखी मकाम है, यानी टिल्ला जोगियाँ। यहाँ के गिरदोनवा का नज़ारा दिलफरेब है। बर्र-ए-सगीर की तक़सीम 1947 से कबल ये हिंदुओं का कदीम मजहबी मकाम था। मौजूदा वक्त में ये मकाम टिल्ला गोरखनाथ टिल्ला जोगियाँ या फिर टिल्ला के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा टिल्ला बाल-लात के नाम से भी मंसूब है। सिख मज़हब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक जी ने 16वीं सदी के शुरू में यहाँ आए थे और उनकी बनाई गई यादगार आज भी मौजूद है। या मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि ये यादगार उन्होंने नहीं बनाई थी, बल्कि बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने अपने मज़हब के बानी के एजाज़ में उसे बनाई थी। राजा भरतवी भगत, ये भरतहरी था, भरतवी भगत नहीं था, और रांझा ने यहाँ आकर जोगियों की तालीमात हासिल की और पत्थर के जिस चबूतरे पर अपने कानों में बाली डलवाई वो आज भी मौजूद है। मुगल दौर में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कश्मीर जाते हुए यहाँ क़याम करते और इस इलाके की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते। मौजूदा वक्तों में यहाँ सिख दौर का पत्थर से बना हुआ एक सी तालाब नज़र आता है जिससे पानी का ज़रिया ऊपर से आने वाली बारिश और पानी के चश्मे थे। यहाँ हिंदू दौर के कदीम मंदिर भी थे। ये मंदिर मौसम की सख्तियों, उस्ताद ज़माना और मुकामी लोगों की तरफ से महफूज न रह सके। यहाँ की ऊंचाई सतह समुद्र से 32 फुट है। ये मकाम मौसम के अतबार से सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्म है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 48 से 69 मिलीमीटर होती है। यहाँ एक छोटा और घना जंगल मौजूद है जिसमें फुलाई, कीकर, कहू जैतून को कहते हैं, झाड़ियाँ बकसरत मौजूद और बुलंदी पर चीड़ के दरख्त भी नज़र आते हैं। इसके गिरदोनवा के इसी जंगल में जंगी जानवर पाए जाते हैं, जिनमें अड़ियाल, भेड़िए, जंगली बिल्लियाँ, लोमड़ी वगैरह और खूबसूरत परिंदे, चकोर और गहरे और सियाह रंग के तीतर जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। तारीख में लिखी तो आधी अधूरी और वो भी गलत। ये कुछ नई इमारतें बनाई गई हैं, मेरा ख्याल है जिस महकमे के पास ये है, महकमा जंगलात या महकमा सैरो सयाहत, ये उनके लिए क्वार्टर बने हुए हैं। ये तो खैर बिल्कुल ही वीरान है। ये सामने तो इसके दरवाजे भी तोड़ के लोग ले गए, और ये जो सामने दूसरा सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है, इसमें अंदर कुछ चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। और इसके सेम में टिल्ला जोगियाँ मजहबी हवाले से तो खैर जो उसकी अहमियत थी वो तो थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द के नज़ारे बहुत खूबसूरत है। ये आपको सामने जंगल में छोटी सी एक झील नज़र आ रही होगी। मैं एक चोटी पर खड़ा हूँ, टिल्ला जोगियाँ की एक चोटी। ये यहाँ बड़ी गहरी खाई है ये आगे, और ये नीचे ये वो रास्ता अभी कुछ छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा जो जीप ट्रैक जिसको कहा जाता है। वो सामने एक छोटा सा तालाब है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर ज़िंदगियाँ इन्हीं तालाबों के बलबूते पर गुजरती हैं, जिनसे मवेशी और इंसान दोनों मिलजुल कर पानी पीते हैं। यहाँ इंसान तो नहीं है इसलिए कि गाँव कोई करीब नहीं है। बेट जो है वो दूसरी तरफ नीचे है, इधर मुगली गाँव है, उसका कोई थोड़ा सा फासला है, लेकिन नज़ारा बहरहाल बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऊँचे ऊँचे पहाड़ और ये जो धुंध छाई हुई है, शायद इसकी वजह से आपको सही अंदाज़ा ना हो पाए, लेकिन जब कभी आपका यहाँ आना हो और आप देखेंगे तो आपको भला लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप मरी में आ गए हैं। तो
मजहबी और सियाहती दोनों हवालों से टिल्ला जोगियाँ इस इलाके में अपनी मिसाल आप है। ये सामने कुछ 6 और 7 नंबर इन पर लिखे हुए हैं। ये मतलब जो सयाह हैं या आने वाले जो लोग हैं उनके आराम के लिए बेंचेस वगैरह बनाई गई हैं। ये आपको खाल खाल नज़र आएंगी कहीं कहीं, लेकिन बनी हुई हैं। 150 जो रास्ता ऊपर आता है पैदल आने के लिए, उसमें भी इस तरह की आराम गाहें कम से कम 2 जगहें तो मैंने देखी हैं। मतलब 2 आराम गाहें तो बनी हुई हैं, और ये 2 आराम गाहें मुझे ऊपर दिखाई दी हैं। गालिबन पिछली बार मैं इस तरफ नहीं आया था, तो चले इस बार ये एक नई चीज़ सही। आराम गाहें तो पुरानी हैं, लेकिन मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको अपनी कौम की बेहिसी की एक छोटी सी मिसाल दिखाता हूँ। ये जो बेंचें हैं ये चारों तरफ लगी हुई थी। मैं दूसरा अभी आपको जो वेटिंग एरिया दिखाता हूँ, ये चारों तरफ बेंचें लगी हुई थी, तो हमने उनकी तख्तियाँ तोड़कर इसको बाकायदा चारपाई बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बेंचें बाकायदा जो पेच वेच लगे हुए थे हमने उसे उखाड़ दिया है, और उसे हमने बिस्तर में तब्दील कर दिया कि 2 आदमी यहाँ आराम से सो सकते हैं। अच्छा, इनकी शक्ल जो है वो ये सामने जो नज़र आ रही है, आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ बेंचें हैं और दरमियान में जो है वो जगह छूटी हुई है। तो इस तरह की जो है वो 4 बेंचों को तोड़कर ये चारपाई हम भाई लोगों ने बना ली हुई है। आप मुझे ये बताइए कि जहाँ ये सूरत हाल हो कि जो गवर्नमेंट काम करवा के जाए वो भी सलामत ना रहे, तो फिर हम इल्ज़ाम किसको दें? अपनी ज़ात को ही दे सकते हैं कि हमें इन चीज़ों की तमीज़ नहीं है, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का ढंग नहीं जानते, और अच्छी खासी बनी बनाई चीज़ों को भी बिगाड़ कर रख देते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल आपको ये सामने नज़र आ रही होगी। ये सीढ़ियाँ उस जगह को जा रही हैं जहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक देव जी ने बैठ कर चिल्ला काटा था। ऊपर चलकर आपको इमारत भी दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ भी बड़ी अमूदी किस्म की हैं और सांस भी फूलेगी। मैंने कहा कि पहले मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा दूँ जो मैंने चढ़ के ऊपर जाना है, और फिर ऊपर पहुँच कर ज़रा सांस दुरुस्त करके आपको वो यादगार दिखाता हूँ। गुरु नानक देव जी की चिल्लागाह जाते हुए रास्ते में एक गार पड़ता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सूरजवंशियों का गार था। यहाँ बैठकर वो सूरज की पूजा किया करते थे। ये गार आर पार है। अगर आप दूसरी तरफ निकल जाएं तो फिर एक खाई के किनारे ये गार खुलता है, और उस खाई के किनारे कहते हैं कि सूरज एक ख़ास मकाम पर होता था जब वो उसकी ताज़ीम किया करते थे, उसकी पूजा किया करते थे, और कुछ हिसाब किताब किया करते थे। कहते हैं रियाजी में बहुत माहिर थे वो, और बहुत से फार्मूले उन्होंने वहाँ बैठकर हल किए या ईजाद किए या दरियाफ्त किए। ये ऊपर बाबा गुरु नानक की वो जगह है, यहाँ उन्होंने चिल्ला काटा, और बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इस जगह यादगार बनवाई। और वो दूर आपको समाधियों का कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको दिखाया था और कहा था कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, वो दूर नज़र आ रहा है। ये जो सामने आपको 1-1.5 फुट की छोटी सी दीवार नज़र आ रही है, ये बाबा गुरु नानक के चिल्लागाह थी और है। यहीं वो इमारत बनाई थी महाराजा रंजीत सिंह ने, जो हैरत अंगेज़ तौर पर मज़ार कायद आज़म से मुशाबे थी। मज़ार कायद आज़म तो खैर बाद में बना, हाँ, लेकिन ये बहरहाल महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी। 2 साल पहले जब मैं आया था यहाँ और मैंने आपको ये यादगार दिखाई थी, तो आपको याद होगा कि इसका जो गुंबद है वो भी आधा सलामत था। तो अब तो गुंबद भी ख़त्म हो गया और ये दीवार भी ख़त्म हो गई। मतलब तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, मतलब 6-7 फुट ऊंची एक यादगार थी, लेकिन अब तो ये बस पत्थर रह गए हैं। अल्लाह भला करे नज़दीकी गाँव वालों का, पता नहीं उनको क्या प्रखाश है, वो यहाँ आते हैं और बैठकर पत्थर उखाड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये पत्थर उनके किसी काम के नहीं है। ये जो पत्थर है ये ना तो घर में इस्तेमाल हो सकता है, ना इससे कोई दीवार बन सकती है। हाँ, फर्श में डाला जा सकता है, लेकिन यहाँ से ये पत्थर ले जाना नीचे भी जान जोखों का काम है। ये बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पर, और जिधर भी देखें ये जनाब हम अपने विरसे की हिफाजत यूँ करते हैं कि 2 साल पहले जिसका जो गुंबद है उसका नीम दायरा वो नज़र आता था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। ये इधर भी नीचे गहरी खाई है, मतलब
3200 फुट तो ये है जो टिल्ला, ये सामने टिल्ला का घना जंगल है। और ये जगह जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये टिल्ला जोगियों का बुलंद तरीन मकाम है जो मंसूब है गुरु नानक देव जी से और उनकी चिल्लागाह से। ये आखिरी झलकियाँ हैं चिल्लागाह की, मतलब उसके जो यादगार बनी हुई थी। मुमकिन है कि अगली बार आए तो ये जो छोटी सी दीवार है ये भी ना बचे। बाबा गुरु नानक देव जी की यादगार की जो हालत मैंने देखी है, तो ये देखकर महसूस हुआ कि तकल्लुफ़ ही किया यहाँ आने का, इसलिए कि अब तो वो पता भी नहीं चलता कि यहाँ कभी कोई छोटा मोटा कोई मीनार टाइप की चीज़ या गुम्बद टाइप की चीज़ को थी। यहाँ 7 करीबी गाँव हैं, भेंट, ये सारे कमालात उन्हीं के हैं और कोई करीबी गाँव नहीं है। जो जीप ट्रैक है, मैंने पहले भी बताया कि उस पर गाँव है मोगली, लेकिन वो दूर है, वहाँ से लोग पैदल नहीं आ सकते। भेड़ वो वाहिद गांव है जिसके न सिर्फ लोग यहाँ आते हैं, उनके मवेशी यहाँ चरते हैं। मैं जब पिछली दफ़ा आया था तो मेरे साथ भेड़ वाले कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया था कि वो तो 2-3 दफ़ा टिल्ला आते हैं एक दिन में। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कारनामा जो है वो किन का हो सकता है। चलें, बाबा गुरु नानक की यादगार दिखाना एक तकल्लुफ़ ही सही, वो तकल्लुफ़ भी मैंने पूरा कर दिया, वरना मेरे नाजरीन ये कहते कि आप टिल्ला गए हैं तो आपने बाबा गुरु नानक की चिल्लागाह क्यों नहीं दिखाई। तो जो वो चिल्लागाह अब जो है वो उसके खंडरात भी ख़त्म होने वाले हैं बकौल मोहम्मद अली के, और को 1.5-2 हफ्ते की मेहमान है ये दीवार। ये जो पत्थरों के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर कोई किसी दीवार का हिस्सा हैं और मुमकिन तौर पर उस ज़माने में जब ये आबाद था तो यहाँ इमारतें होंगी और ये उनकी गिरी हुई दीवार है। अब तो खैर कुछ नहीं है, खाली पत्थर नज़र आ रहे हैं और ये नीचे जंगल है, लेकिन आसार यही बताते हैं कि जब ये इतना ज़्यादा आबाद था, इतने ज़्यादा लोग यहाँ रहते थे, तो यकीनी तौर पर इमारतें भी होंगी और अच्छी खासी तादाद में होंगी इमारतें। ये उनके पत्थर हैं जो गिरे हुए ये दरख्तों से झांक रहे हैं। टिल्ला जोगियों पर जो बड़ा तालाब है अकबर आज़म के दौर का बना हुआ या उसके हुक्म से बना हुआ तालाब, उसके पीछे 2 तालाब और हैं छोटे तालाब। ये मैं एक तालाब के अंदर खड़ा हूँ, ये छोटा तालाब है, मतलब वो तो बहुत बड़ा है लेकिन ये छोटा है। इस तालाब के बारे में दावा किया जाता है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बाहर बोर्ड पर भी गालिबन इसी तालाब का जिक्र है कि सिखों ने बनाया था। तो सिख ये दावा करते हैं, सिख हिस्टोरियन ख़ास तौर पर, कि ये तालाब रंजीत सिंह के दौर का बना हुआ है। अच्छा, इसमें शायद कुछ सदाकत भी हो। छोटी ईंट का इस्तेमाल तो ठीक है मुग़लों के दौर में था और सिखों के दौर तक रहा है, क्योंकि बड़ी ईंट जो है वो आई अंग्रेज़ अहद में है। ये एक जो चीज़ बनी हुई है ना इस पर, ये जो चीज़ है ये लगता है कि ये सिख दौर का ही तालाब है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है इससे लगता है कि ये सिख दौर का तालाब है, क्योंकि मुग़लों के यहाँ इस तरह के बेल बूटे ज़रा कम ही बनाए जाते थे। तो ये ईंट तो छोटी है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। ये सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं, लेकिन ऊपर इसके बाद फिर आगे घना जंगल है, तो मुमकिन तौर पर ये सिख दौर का तालाब हो सकता है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये पहले भी मैंने आपको दिखाई है, ये जो चीज़ है ये मुग़लों के यहाँ नहीं थी। यानी ये जो फूलों की पत्तियाँ हैं, मुग़ल मीनार बनाने को ज़्यादा तरजीह देते थे और सिखों ने गालिबन अपना एक अलग तर्ज तामीर बनाने के लिए इसके जो दरवाज़ा कह लें या ये जो इंट्रेंस कह लें, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए तालाब में, तो मुमकिन तौर पर इसे सिखों ने अलग शनाख्त देने के लिए इस पर पत्तियाँ बनवाई हैं बजाय कुछ और नक्श बनवाने के। ये जो एक पानी का रास्ता आपको नज़र आ रहा है, इसकी ढलान उसी तरफ है जिस तरफ मैंने आपको सिखों का तालाब दिखाया है। पानी टिल्ला जोगियों पर न पहले था न अब है। पहले भी बारिशों का पानी जमा किया जाता था, जैसे पहले मैंने बताया कि गुरु नानक जी स्नान करने के लिए भिड़ जाया करते थे, तो पानी अब भी नहीं है, अब भी नीचे से ही पानी लाना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर ये बारिशों और जो कहीं चश्मे वगैरह होंगे उनसे पानी हासिल किया जाता था और बाद में तालाब में ज़ख़ीरा कर लिया जाता था। और इससे लगता यही है कि अकबर के आने के बाद और रंजीत सिंह के बाद जोगियों की ज़िंदगी टिल्ला जोगियों पर कुछ आसान हो गई थी। ये वो मैदान है, इस वक्त तो वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन एक ज़माना था
कि यहाँ टिला जोगियों का सबसे बड़ा मेला, जो एक ही मेला होता था, वो लगा करता था। लेकिन अब यहाँ घास भी जल गई हुई है, ज़ाहिर कुछ देखभाल नहीं है तो घास भी यकीनी तौर पर जलेगी। ये एक बोर्ड लगाया हुआ है टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब ने, जिसमें वही सब कुछ लिखा हुआ है जो उर्दू में मैंने आपको सुनाया था कि टिल्ला जोगिया में क्या है और क्या नहीं। ये जनाब कॉम्प्लेक्स है, आप इसे कह सकते हैं कि ये श्राइन कॉम्प्लेक्स या समाधियाँ हैं इसके अंदर सारी की सारी। तो आइए ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ समाधियाँ भी। पहले ब्लॉग में तो मैंने बहुत तफसील के साथ इन समाधियों का तारुफ कराया था, लेकिन अब जब मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर तो ये समाधियाँ भी आपको एक सरसरी तौर पर दिखा दूँ ताकि हुज्जत पूरी हो जाए कि दोबारा आए तो हमने क्या किया। ये खंडर बन गई हुई हैं इसकी बैरूनी दीवारें, अब इनमें कुछ नहीं बचा हुआ। मेरा ख्याल यहीं से चलना पड़ेगा। यही रास्ता मुझे नज़र आया है ऊपर जाने के लिए। हाँ जी, यही सीढ़ियाँ हैं और ये सारा कुछ ही झाड़ियों से हटा हुआ है, कहीं कोई रास्ता सलामत नहीं कि इंसान झाड़ियों से उलझे बगैर कहीं जा सके। कहीं कपड़े उलझते हैं, कहीं कैमरा उलझता है। तो ये इधर से मैं आ गया हूँ। अच्छा, उधर से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जी, मैं मेरा ख्याल गलत आया हूँ। बहरहाल ये इसकी मरकजी सीढ़ियाँ हैं जी जनाब, ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। आना मुझे यहाँ से चाहिए था लेकिन मैं वहाँ से आया हूँ। चलें, बहरहाल मकसद पहुँचना था। ये सीढ़ियाँ हैं इसकी, ऊपर चलकर आपसे बात होती है। ये एक झलक यहाँ से देख लें। वो कुशादा रास्ता जो पहले हुआ करता था अब कुशादा नहीं रह गया। पिछली बार मैं जब आया था तो ये दीवार सलामत थी, लेकिन अब ये दीवार गिर गई है और इन पत्थरों के ऊपर से गुजर कर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे किसी ने बाकायदा धक्का देकर इसे गिरा दिया हो। ये सामने वीरान मेहराबे, ये दीवार, यकीनी तौर पर इसके आगे या पीछे कमरे होंगे, लेकिन अब कुछ बाकी नहीं बचा। ये जनाब ये समाधियों के अंदर जाने का दरवाज़ा है और बाहर किसी ने, कोई हाफिज इसरार साहब तशरीफ लाए होंगे, बाकायदा जो है वो कलर गन लेकर उन्होंने अपना नाम कंधा किया हुआ है ताकि तारीख में जिंदा और जावेद रहें। ऊपर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, आप भी नोट कर लें, पूछिएगा कि भाई क्या तकलीफ थी आपको। ये जनाब समाधियों का छोटा सा कॉम्प्लेक्स। ये पहली समाधि, जैसे आप दरवाजे अंदर आते हैं, ये पहली समाधि है। ये उसका ताक, दिए रखने का ताक। ये सामने दूसरी समाधि नज़र आ रही है। इसके बाहर भी जो है वो 5 इधर बने हुए हैं ताक और 5 ताक इधर बने हुए हैं, 10 ताक हैं। ये जनाब छोटा सा दरवाज़ा अंदर जाने का, ऊपर लिखा हुआ है बाबा गुरु नानक। मुमकिन है कि इसका बाबा गुरु नानक से कोई ताल्लुक रहा हो। अच्छी खासी मोटी दीवार है, दरवाज़ा इसका खासा झुक कर अंदर आना पड़ा है मुझे। ये जनाब अंदर भी जगह जगह नाम लिखे हुए, नूरपुर बागान और आमिर सुहेल और पता नहीं क्या क्या। ये जनाब इसका छोटा सा दरवाज़ा है जिससे मैं अंदर आया हूँ और इसी दरवाजे से बाहर जाना है झुक कर। ये जनाब ज़ाफ़रानी रंग का एक झंडा जिसका रंग अब मांद पड़ गया हुआ है, ऊपर लहरा रहा है। कुछ मंदिर हैं, कुछ समाधियाँ हैं, चारों कोनों पर जो है वो इसके मंदिर बने हुए हैं इस छोटे से सहन में।
हाँ, ये उसका सहन है। ये एक सुर्ख रंग का परचम झंडा जो दरख्त समेत जो है वो उखड़ गया हुआ है। ये दरमियान में बनी हुई मंदिर ये कह सकते हैं आप, जो मुमकिन है कि समाधि हो। हाँ, इस पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये आइए इसको अंदर से भी दिखा दूँ मैं आपको। बाबा गोरखनाथ से लेकर और सारा कुछ लिखा हुआ है। अंदर से बकरी की जो मेंगनियाँ हैं उनकी बहुत ही नागवार किस्म की बू जो है वो आ रही है। लेकिन बाहर अंदर आते हैं और इसकी दीवारें बहुत मुनक्कश हुई थी एक ज़माने। अब तो खैर कुछ भी बाकी नहीं बचा, सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो रंग है ये बताते हैं कि इनकी दीवारें खासी मुनक्कश होंगी। ये इसके जो शिकारा है वो भी स्याह पड़ गया है, स्याह हो गया हुआ रंग। दरवाजे बड़े छोटे छोटे हैं जी, बाकायदा झुक कर जाना पड़ता है। थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए तो सर गया आपका। ये एक छोटी सी समाधि सामने जो है वो नज़र आ रही होगी आपको। सुर्ख रंग था इस पर, इसके ये भी अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देख लीजिए, इसकी दीवार सलामत रह गई है। इस कोने वाली समाधि गिरा दी गई है, ये गिर गई है। जो कुछ भी हुआ है, एक इस कोने पर समाधि बनी हुई है। अब ये समाधियाँ नहीं है, समाधियों के खंडर हैं, बाकियात हैं समाधियों की। या अगर मंदिर भी रहे होंगे तो ये अंदर के जो नक्शो निगार हैं अब तक सलामत हैं। हाँ, धुंधले पड़ गए हैं, इधर से काले हो गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ है ये सामने एक दरख्त बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये उसका शिकारा। कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले इन्हें बहाल किया गया था, कुछ साल पहले, और बाहर बाकायदा तख्तियाँ भी लगाई गई थी। ये कमरा गिर चुका है, बाहर तख्तियाँ भी लगाई गई थी। ये जो जगह आपको नज़र आ रही हैं, हाँ, ये जो छोटी जगह हैं, यहाँ तख्ती लगाई गई थी, सेवा कराई। ये देखें, ये सेवा का लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये नए सिरे से, जब मैं पहले आया था तो भी टूटी हुई थी 2 साल पहले, लेकिन बाद में मुझे मोहम्मद अली ने बताया कि बाद में इन्हें नए सिरे से लगाया गया था। लेकिन वो नए सिरे से लगाने के बाद फिर से हमारे मुजाहिदों ने इसे तोड़ दिया है। ये ज़्यादती है, जुल्म है। ये लगता है जी कि सिखों की कोई गुरुद्वारा टाइप की चीज़ है, क्योंकि सेवा कराई का लफ्ज़ आमतौर पर सिख ही इस्तेमाल करते हैं अपने गुरुद्वारों की तामीर के लिए, जो अतिया वगैरह देते हैं उनके लिए। इधर टिल्ला जोगियाँ का विला ख़त्म हुआ और इधर शाम के साए उतरना शुरू हो गए। मौसम भी कुछ ऐसा ही है। मैं उस मकाम पर बैठा हूँ जिसे दिखाए बगैर टिल्ला जोगियों का विलाग अधूरा होगा। ये वो जगह है जहाँ रांझे ने अपनी मोहब्बत में नाकाम होकर टिल्ला जोगियों का रुख किया। उस वक्त जोगी बालनाथ टिल्ला जोगियों पर था और उसने रांझे के कान छेद कर उसे कन फटा जोगी बनाया। रांझा फिर भी मोहब्बत से बाज नहीं आया। रांझा जोगी बनकर फिर जो है वो हीर के गांव पहुंचा और उसके दरवाजे पर जाकर उसने भीख मांगी या सवाल किया। हालांकि जोगी बालनाथ ने उसे ये सब करने से मना किया था, जो कम से कम वारिस शाह ने या दूसरे शायरों ने हीर रांझा का किस्सा मंजूम किया है, उसमें यही कहा गया है। दुख हुआ दूसरी बार यहाँ आकर, इस मकाम पर मैं पहले भी बैठकर मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, बात की थी, और आज फिर मैं उसी मकाम पर बैठा हुआ हूँ। दुख इसलिए हुआ कि सिर्फ टिल्ला जोगियाँ ही नहीं उजड़ा, बल्कि रांझे का वो तारीखी पत्थर भी उजड़ गया, बर्बाद हो गया, या उस पर मज़ीद मिट्टी जम गई जिस पर बैठकर उसने कान छिदवाए थे। आइए मैं आपको वो पत्थर दिखाता हूँ। ये वो पत्थर है जिस पर राजा बैठा हुआ था। ये जो सुर्ख निशान आपको नज़र आ रहा है, मेरी पुरानी वीडियो में, यानी जो मैंने पहले व्लॉग बनाया था टिल्ला जोगियाँ का, ये सुर्ख निशान आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता होगा। ये झाड़ियाँ हो गई हैं,
कोई पुरसाने हाल नहीं। और कहते हैं कि ये जो पत्थर है, उस वक्त ये एक ही पत्थर था, तो पत्थरों की ढेरी बन गई। ऊपर एक जो है वो झंडा भी किसी ने लगा दिया। यहाँ एक बड़ा पत्थर था, कहते हैं उस पर जोगी बालनाथ बैठा हुआ था, और इस मकाम पर रांझा बैठा हुआ था, और यहीं बैठकर उसने उसके कान छेदे थे। टिल्ला जोगियाँ वैसे तो गोरखनाथ से मंसूब है, इसको गोरखनाथ का टिल्ला भी कहा जाता है। और ये उस ज़माने से है जब पूरन भगत यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से भी कई साल पहले पूरन भगत को हाथ पांव तोड़वा कर, बल्कि हाथ पांव तोड़कर, ना तोड़वा कर, हाथ पांव तोड़कर जब कुएं में फेंक दिया गया था, तो वो गोरखनाथ ही था जो उस कुएं के करीब से गुजर रहा था। और फिर वो गोरखनाथ ने उसे निकाला, उसका इलाज किया। कहते हैं वो उसको टिल्ला ले आया था साथ अपने। तो टिल्ला जोगियाँ सबके लिए एक जाए पनाह थी जो ख़त्म हो गई। ये बादशाहों के लिए भी, मोहब्बत करने वालों के लिए भी, जोगियों के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो दुनिया के सताए हुए होते थे, उन्हें इसी टिल्ला जोगियाँ पर पनाह मिला करती थी। लेकिन अब टिल्ला जोगियाँ उजड़ गया। मैं बहुत सी जगहें आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वीरान सुनसान इलाके हैं, और उनके ऊपर किसी पीर की या सूफी की या बुजुर्ग की दरगाह बनी हुई है, चिल्लागाह बनी हुई है। तो ये सिर्फ हिंदू साधुओं या जोगियों का ही वतीरा नहीं था, बल्कि मुसलमान सूफिया कराम भी गारों में, पहाड़ों में जाकर जो है वो चिल्ले काटा करते थे। मैंने आपको कुछ चिल्लागाहें, बाबा फरीद की चिल्लागाह दिखाई, सुल्तान बाहू की चिल्लागाह भी मैंने आपको दिखाई, वो भी पहाड़ियों की खो में बनी हुई है। और अब भी आपको जा बजा मुख्तलिफ पहाड़ियों की चोटियों पर इस तरह की चिल्लागाहें या दरबार बने नज़र आते हैं। कुछ بعید नहीं कि ये जो टिल्ला जोगियाँ आज वीरान है, कहीं फिर से आबाद हो जाए। जोगी तो नहीं आएंगे, जोगी तो जो उतरे 1947 में लौट कर नहीं आए, जोगी तो नहीं आने वाले लौट कर। हाँ, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि शायद कोई दौरे जदीद का, दौरे हाजिर का कोई वली, कोई सूफ़ी, कोई बुज़ुर्ग इस मकाम को अपना ठिकाना बना ले और टिल्ला जोगियाँ एक बार फिर आबाद हो जाए। हाँ, लेकिन ये है कि अब अगर किसी बुज़ुर्ग ने, यानी मुसलमान बुज़ुर्ग ने इसे आबाद किया, तो इसका नाम टिल्ला जोगियाँ नहीं बल्कि टिल्ला सूफियाँ होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।